साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, विपक्षी दलों की एकता की कवायद के बीच सोनिया गांधी यानी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की धमाकेदार एंट्री हुई है और उनकी एंट्री होते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट और घबराहट शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि 18 जुलाई को बंगलौर में विपक्षी दलों के महागठबंधन का जुटान होने जा रहा है, यानी सारे विपक्षी दल बंगलौर में इकट्ठे होने जा रहे हैं और उसके लिए सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है बाकायदे। और ये पत्र अरविंद केजरीवाल के लिए भी लिखा है। और कितने दलों के लिए लिखा है, यानी पटना में 15 दल इकट्ठे हुए थे, लेकिन अब बंगलौर में 24 दल इकट्ठे होने जा रहे हैं। 24 दल। इसका मतलब है कि ये सोनिया गांधी के व्यक्तित्व का करिश्मा है, उनकी पर्सनालिटी का करिश्मा है कि 24 दल एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं बंगलौर में। लेकिन बंगलौर में इकट्ठे जो हो रहे हैं उसके लिए सोनिया गांधी ने सबको पत्र लिखा है, बिल्कुल बाकायदे, जिससे सोनिया गांधी के व्यक्तित्व की छाप झलक मिलती है। लेकिन सोनिया गांधी ने 18 जुलाई से पहले 17 जुलाई को अपने घर पर डिनर का आयोजन किया है, यानी डिनर डिप्लोमेसी। अब डिनर का आयोजन क्यों किया है? डिनर का आयोजन इसलिए किया है कि जो शिकवा शिकायत है 17 जुलाई को यानी 17 तारीख को हमारे यहाँ जब डिनर हो उस समय जिसको जो कहना है वो कह दे। ये 24 दल वाले लोग, ऐसा न हो कि 18 जुलाई को बंगलौर में कोई तीर घाट जा रहा है, कोई मीर घाट जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं। और बिना बात के, कोई बात नहीं है, फिर भी जो चैनल हैं, तमाम मीडिया है, उसको एक मसाला मिलता है कि भाई अरे साहब ये तो जो फेल ही हो गई, वो फलाने ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो सॉलिड हो। जिस सोनिया गांधी को लोगों ने बूढ़ा और कमज़ोर मान लिया था, थका मांदा मान लिया था, वो सोनिया गांधी शेरनी की बात निकल करके आ गई है। और यूपीए के चेयरपर्सन के नाते ये 18 जुलाई की मीटिंग को कर्नाटक के बंगलौर में होस्ट करने जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है और वो सरकार इस मीटिंग का यानी वो जो कांग्रेस पार्टी है कर्नाटक की, इस मीटिंग का आयोजन करने जा रही है, जिसकी होस्ट जो है सोनिया गांधी होंगी। तो साथियों, 18 जुलाई से एक दिन पहले 17 जुलाई को सोनिया गांधी के डिनर में 24 दल जो जुटान करेंगे, इकट्ठे होंगे सोनिया गांधी के आवास पर, उसमें ये बात तय हो जाएगी कि सारे के सारे लोग 18 जुलाई को बंगलौर में एक सोच, एक विचारधारा पर काम करेंगे, एक विचारधारा पर बोलेंगे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे लोगों की राय एक होगी, कोई भी इधर से उधर बात नहीं करेगा, एक स्वर में, संवेद स्वरों में बात करेंगे, जिससे कि मीडिया में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। पटना में जो 15 दल जुटे थे, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ अपनी व्यक्तिगत बातों के द्वारा मामले को थोड़ा सा खट्टा करने की कोशिश की थी। हालांकि नीतीश कुमार ने उस बात को भी संभाल लिया था और अरविंद केजरीवाल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके चले गए थे और उनके साथ भगवंत मान भी छोड़ करके चले गए थे, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल वाला जो मामला है उससे सोनिया गांधी एकदम सतर्क हैं। इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी डिनर में आमंत्रित किया है और 18 जुलाई की मीटिंग में भी आमंत्रित किया है। तो क्या साथियों, इस मीटिंग से ये जो कवायद हो रही है विपक्षी दलों की कवायद, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे अनजान है? क्या भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ धरे बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी शिद्दत के साथ अपने संगठन का विस्तार करने, अपने एनडीए का विस्तार करने, अपने अलायंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दलों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि वो भी 18 जुलाई को उसने भी दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। उसमें बिहार से जीतन राम मांझी यानी हम पार्टी और क्या नाम है वीआईपी मुकेश सहनी
उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं कि साहब ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं या और लोग जा सकते हैं, फाइनल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के बारे में भी 18 जुलाई को डिसाइड हो जाएगा कि वो बंगलौर की मीटिंग में जाते हैं या दिल्ली की मीटिंग, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जाते हैं। उस दिन ये भी डिसाइड हो जाएगा, ये भी तय हो जाएगा। तो सारी की सारी स्थितियां एकदम 18 जुलाई को क्लियर हो जाएंगी और पाला खिंच जाएगा कि कौन इस इधर के पाले में है और कौन उधर के पाले में है। यानी स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है और कांग्रेस और भाजपा अपने अपने पाले में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिशों के अंतर्गत बंगलौर में 24 दलों का जुटान होने जा रहा है, उधर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने एनडीए का जुटान करने जा रही है। तो साथियों, आप जानते हैं कि इन 24 दलों के जुटान में, महागठबंधन में, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पूरे देश में है और कांग्रेस शुरू से ही इस गठबंधन के लिए लचीला रुख अपनाती आई है। कांग्रेस का सुझाव है, लोग सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में, ये जो बंगलौर में होने जा रही है 18 तारीख को, इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के भी चॉकआउट होने की संभावना है। क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक सारे दलों की कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई भी दल उनका विरोध नहीं करेगा, उन मुद्दों का। जैसे ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सारे लोग चाहते हैं। राहुल गांधी शुरू से ही बोलते रहे सामाजिक न्याय पर राहुल गांधी बोलते रहे कि जितनी आबादी उतना हक, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये राहुल गांधी बोल चुके हैं और सारे लोग इस पर सहमत हैं। तीसरा, डेवलपमेंट, देश का विकास होना चाहिए। इस पर किसको आपत्ति होगी? कौन सा ऐसा दल है जो कहेगा कि साहब हम विकास नहीं चाहते देश का? और चौथा है फ्री वीज। भारतीय जनता पार्टी जिन चीज़ों को फ्री वीज मान रही है, विपक्षी दल उस पर सहमत हैं कि ये फ्री वीज नहीं है, ये लोक कल्याण के लिए है। सरकार जो होती है जनता के कल्याण के लिए बनी होती है और कल्याण के लिए अगर कुछ भी न करना पड़े तो वो किया जाना चाहिए। हर चीज़ को फ्री वीज कह देना उचित नहीं है। और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। 2 करोड़ रोजगार 9 वर्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में राज्य करते हो गया है और सारे के सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाई है। तो सारे विपक्षी दल ये चाहते हैं कि जितना भी बैकलॉग है, जितनी भी वैकेंसी खाली हैं, उन सब पर भर्ती होनी चाहिए। जैसे रेलवे में 3.5 लाख वैकेंसी खाली हैं, उन पर भर्ती नहीं हो पा रही है। बरसों हो जाते हैं, बरसों लटकी रहती हैं भर्तियाँ, इम्तिहान हो जाता है लेकिन रिजल्ट बरसों नहीं निकलता। तो इस प्रकार सारे विपक्षी दल ये चाहते हैं कि बेरोजगारी भी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है और वो दूर होनी चाहिए। महंगाई आज चरम सीमा पे है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार फलाने की सरकार। ये बहुत बड़ा नारा चला था और ये नारा जो है लोगों को गांव में लोकोक्तियाँ और मुहावरे के रूप में ये नारा याद है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई का जो मुद्दा है, इस पर सारे के सारे विपक्षी दल एक मत हैं और एक मत होना भी चाहिए, क्योंकि जो आदमी है या निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो कराह रहे हैं महंगाई से।
तो महंगाई दूर होनी चाहिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सातवां है ओल्ड पेंशन स्कीम। जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है वो वर्षों से लंबित है, वो कर्मचारी उसके लिए वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। ये कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है। इनके परिवार और इनके सारे सदस्यों को मिला दिया जाए तो लगभग 5 करोड़ ये लोग बैठते हैं। और ये अपना असर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में दिखा भी चुके हैं। तो ये जो 7 मुद्दे हैं, इन पर मोटे तौर पर सारे के सारे लोग सहमत हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, और इस समस्या आप जानते हैं कि सोनिया गांधी, यानी जो छोटे बड़े दल 24 दल हैं, सोनिया गांधी की जो विशेषता ये है कि सोनिया गांधी 2004 में सारे छोटे मोटे दलों को मिला करके यूपीए की सरकार, यानी यूपीए 1 एंड यूपीए 2, यानी 10 साल सोनिया गांधी ने सरकार चलवाई थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। ये सोनिया गांधी की विशेषता है। तो संयुक्त सरकार चलाने में या संयुक्त विपक्ष की सरकार चलाने में सोनिया गांधी को महारत हासिल है। तो ये 2004 से और 2014 तक सोनिया गांधी ने सरकार चलाई थी। और लेकिन विपक्षी एकता में जो सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़े सीटों का बंटवारा है। सीटों का बंटवारा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस गणित को सुलझाना बहुत टेढ़ी खीर है। और यही लोगों को चिंता खाई जा रही विपक्षी दलों में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है। और इसी को आम जनमानस देख रहा है कि विपक्षी दल इस समस्या से कैसे निजात पाते हैं। बातें तो ये बहुत कर रहे हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं, फिर हट रहे हैं। हालांकि अभी तो शुरुआत हुई है। पहला पड़ाव पटना में, दूसरा पड़ाव यहाँ बंगलौर में होने जा रहा है। मंजिल दूर है। कई पड़ाव जब हम पार करेंगे तब जाकर के मंजिल मिलेगी। लेकिन अगर अच्छे लोग साथ में होते हैं तो वो मंजिल तय करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो कुछ राज्यों में है, सब राज्यों में नहीं है दिक्कत। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 2% वोट है। अखिलेश यादव का करीब 35-37% वोट 2022 में रहा है। तो अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं। एक समय तो वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को हम तो कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे तो एक खतरा अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि मुस्लिम वोट का झुकाव इस समय कांग्रेस की तरफ है। तो अखिलेश यादव की मजबूरी है कि वो कांग्रेस को मिला करके उनके गठबंधन में, भले ही कांग्रेस का 2% वोट है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ अगर मुस्लिम वोट नहीं रहेगा तो अखिलेश यादव का वोट भी घट जाएगा। तो स्थिति यह है कि सपा, बसपा और कांग्रेस, अगर ये तीनों मिलके अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो बहुत हद तक ये अपनी विजय पा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। जैसे उत्तर प्रदेश में ये कठिनाई हुई, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, दिल्ली में है। तो इन स्टेट का अगर मसला सुलझा लिया जाए तो सारी कठिनाइयाँ दूर। कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनमें कोई कठिनाई नहीं है, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और तमाम राज्य हैं, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये सारी स्थितियां, जो कौन आदमी कितनी सीटों से लड़ेगा, इसको भी बैठ करके विपक्षी दल सुलझा लेंगे। हाँ, एक बात पर विपक्षी दल जरूर सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध 1 to 1, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के विरुद्ध एक प्रत्याशी विपक्ष का लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। इस पर सारे विपक्षी दल एक मत हैं। इन 24 दलों की जुटान के कारण भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ पैर फूल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं समझ पा रही है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्योंकि पटना में 15 दल थे, अब बढ़ कर के 24 हो गए और इनकी संख्या अभी और बढ़ सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और अगर प्राइम मिनिस्टर बनवाता है, देश का प्रधानमंत्री बनवाता है या सरकार केंद्र में बनती है, तो वो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि यहाँ पर 80 सीटें हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 सीटें हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख पार्टियाँ हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस। भाजपा तो है ही सत्ता में। अगर ये तीनों पार्टियां मान लीजिए अलग अलग लड़ती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिम वोट जो 18 से 20% है वो तीनों दलों में बटेगा। अभी निकाय चुनाव में आप देख चुके हैं कि निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। वो बहुजन समाज पार्टी में भी गया है, यानी, और वो ओवैसी की पार्टी को भी गया है। 1 से 1.5 लाख वोट मेरठ में ओवैसी की पार्टी को मिला था। 14-15 प्रत्याशी यानी सभासद मेरठ में ओवैसी की पार्टी के जीते हैं। कांग्रेस को भी मोमडन वोट मिला है। मुरादाबाद में कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी 1,500-2 हज़ार वोटों से हारा है। आगरा में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वो भी 1-2 हज़ार वोटों से हारा, यानी वहाँ भी मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी को भरपूर मिला है। तो अगर ये अलग अलग लड़े तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, और अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? फिर होगा क्या? फिर भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर उसको फतेह हासिल होगी। लेकिन यदि विपक्षी दल एक होकर के लड़ते हैं, ये अपने अहम को त्याग करके, कुछ छोटे बन करके, सारे लोग साथ आकर के एक मंच पे आकर के, और ये सोच करके एक उद्देश्य कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो एक उद्देश्य को लेकर के ये चलते हैं, तो इनकी जीत का रास्ता निकल सकता है। और ये भी सही है कि जो सपा बसपा के जो लोग हैं, जो नेता हैं, कुछ राजनीतिक सूत्र ये भी बताते हैं कि साहब वो जो ईडी और सीबीआई से डरे हुए हैं। अगर ईडी और सीबीआई से डरे, अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है तो आप भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं बचानी है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए बेशक, लेकिन अगर आपको अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार रखनी है, बचाए रखनी है और आगे के लिए आपको राजनीति करनी है, तो आपको ईडी और सीबीआई के डर से महरूम होना पड़ेगा। अगर उनसे आप डरे रहेंगे तो आपकी राजनीतिक ज़मीन चली जाएगी, फिर आम जनमानस अपना रास्ता खोज लेगा। इसीलिए ये 2024 का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आप जानते हैं कि 2014 और 2019 के चुनाव में विपक्ष ने एकदम एक तरीके से बाकोवर दे दिया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें विपक्ष पूरी तरह लंगोट कस करके तैयार है और वो अखाड़े में कूदने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वातावरण में गर्माहट शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही चुनाव होने वाला है। रोज़ कोई न कोई गतिविधि हो रही है, पक्ष से भी हो रही है, विपक्ष से भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग दलों पर डोरे डाल रही है। इस प्रकार साथियों, इसमें बातें बहुत हैं और हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।